जो शिक्षा नीति मौलिक अधिकारों की बात न करे, कानून की चर्चा न करे, वह शिक्षा नीति एक पेपर का टुकड़ा है हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही मुख्तसर में अपनी बात रखूंगा मैं आई फुली एग्री विद प्रोफेसर J.D.M. Khan that we need to look at this draft in a larger perspective, and if we will look in it pieces, so we will be confused because there are plenty of issues which will confuse you all. जैसे इस डॉक्यूमेंट का जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये तीसरी हमारे बीच में शिक्षा नीति आ रही है और इस सरकार ने पिछले 6 सालों से इस शिक्षा नीति पर काम करना शुरू किया था। पहली शिक्षा नीति आई थी 68 में, उसके पहले 66 में कोठारी साहब की रिपोर्ट आ गई थी। जो पहला एजुकेशन कमीशन बना था प्रोफेसर कोठारी के चेयरमैनशिप में, उसने जिसने कि समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी और 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करने की बात की थी। वो शिक्षाविदों ने 68 की पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी का जो कंसर्न था वो सोशल कंसर्न था, बिकॉज कोठारी हैज सेड दैट इफ यू वांट टू ब्रिंग इंटीग्रेशन इन द कंट्री लाइक इंडिया, highly segregated country like India, so you begin with school. School is the place for socialization, and that's why he brought this concept of neighborhood school, कि पड़ोस का स्कूल और उसमें सारे बच्चे आएंगे, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के होंगे, क्योंकि स्कूल का एक बड़ा रोल होता है सोशलाइज करने का सोसाइटी को। दैट वाज द 68 पॉलिसी। 66 के 68 पॉलिसी आई। You know, the 86 policy was different. Market economy started, market was open, और neoliberal economic policies जो है हिंदुस्तान में start कर रही थी और they wanted professionals, technocrats and all this. So computer भी आ गया था और so नए तरह से, but they reiterated common school system and 6% GDP, and they expressed many concern about the equity in education and quality of education. So that was the 86 policy और जिसका 92 में एक्शन प्लान बना था। ये पॉलिसी जो आई है, जो 34 सालों के बाद आई है और पिछले 6 साल से सरकार इस पर काम कर रही थी और कई कमेटी बनी, सुब्रमण्यम कमेटी बनी, फिर एक इनपुट वेबसाइट पर आया और उसके बाद फाइनली कस्तूरी रंगन कमेटी बनी और जिसने अपना ड्राफ्ट पिछले साल शिक्षा मंत्री को सौंप दिया। अब ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का एक्चुअल बिल्कुल आई एग्री विद J.D.M. खान साहब कि इसका लार्जर पर्सपेक्टिव अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि the introduction part of this policy is talking about social justice, about equity, scientific advancement, national integration, cultural preservation, everything they are talking. लेकिन if you come to the action part, so you will be confused. हम इस पॉलिसी से उम्मीद करते थे कि यह पॉलिसी जो है, क्योंकि we are making a education policy, हमारे देश में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। आपको मालूम है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 2001 में शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया। 10 साल से उस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बना हुआ है। हमारी ये तवक्को थी, हमारी ये उम्मीद थी कि उस कानून को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पॉलिसी काम करेगी। लेकिन इस पॉलिसी में आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक कानून जो 10 सालों से लागू है और 10 सालों से वो लागू है, लेकिन जमीन पर उसका कंप्लायंस केवल 12.7% है। 12.7% स्कूल्स आर RT कंप्लायंट। हमारे पास अभी भी 8.3%, 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल है। हमारे पास 52% स्कूल्स हैं जहां पर हाथ धोने की सुविधा
पीने का पानी और फंक्शनल टॉयलेट एक साथ देखा जाए तो केवल 52% स्कूल्स है। 9 लाख टीचर की पोस्ट 10 सालों के कानून के लागू करने के बाद भी अभी जो है खाली है। हमें लगा कि ये पॉलिसी इसका रिव्यू करेगी, because law is bigger than policy, and the law was enacted by the both houses of the parliament, and all political parties have consensus on the law. तो लॉ को स्ट्रेंथन करेगी और मजबूत करेगी ये पॉलिसी, ये उम्मीद थी। और कस्तूरी रंगन ने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट शिक्षा मंत्री को दिया था, उसमें एक प्रस्ताव था कि लॉ एक्सटेंड किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी को लाया जाएगा और इस तरह से स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। एंड दे हैव कैटेगोरिकली मेंशन दैट वी विल ब्रिंग द एज ग्रुप फ्रॉम 3 to 18 years अंडर द परव्यू ऑफ आरटी एक्ट। तो ये प्रस्ताव को इस पॉलिसी में डिलीट कर दिया गया, निकाल दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सरकार कंक्रीट के बजाय कुछ हवा की बातें करती है, तो इन्होंने उसको निकाल के और कहा कि हम 3 to 18 years के बच्चों की शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करेंगे। अब कैसे आप यूनिवर्सलाइज करेंगे? एक आपके देश में कानून है, कानून नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बताता है, कई प्रोविजंस बताते हैं, एंड कानून इज मैंडेटरी फॉर एनी गवर्नमेंट, वेदर इट इज यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उस कानून का आप जिक्र तक नहीं कर रहे हैं और पॉलिसी में चर्चा तक नहीं कर रहे हैं, और आप जो है कह रहे हैं कि हम शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करेंगे। तो ये एक वायदा का पुलंदा है जो हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि इन्होंने नजरअंदाज कर दिया मौलिक अधिकारों को, शिक्षा के मौलिक अधिकारों को एक्नॉलेज नहीं किया और कानून का जिक्र तक नहीं किया, और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आप केवल ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा में इसको यूनिवर्सलाइज करेंगे दिस एज ग्रुप को। दूसरी बात जो इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है और बहुत सारे न्यू लिबरल्स तारीफ कर रहे हैं, दैट वाज द फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। और ये चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, एंड आई कैन से यू दैट वी आर वेरी लेट, क्योंकि दुनिया ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर लिया, एंड दे हैव यूनिवर्सलाइज्ड primary education, elementary education also, and they are moving towards the secondary education. That's why they brought sustainable development goal 4, जिसमें कहा गया कि एक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सेकेंडरी एजुकेशन तक यूनिवर्सलाइजेशन। दैट वाज द एसडीजी इज सेइंग। तो हम बहुत लेट हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर फोकस करने में। इस डॉक्यूमेंट में उस पर चर्चा की गई है, लेकिन आप देखिए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए इस पॉलिसी ने क्या किया है, एक नया स्ट्रक्चर प्रपोज किया, 5+3+3+4, और वो 5 जो है उसको आंगनबाड़ी के सहारे छोड़ दिया। जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड लिटरेसी है उसको आंगनबाड़ी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस एक तरफ आप कहते हैं कि ये दिस इज द प्रिपरेटरी एज और इस पर हमें फोकस करना है, और उसको आपने बाहर कर दिया, उसको आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के भरोसे छोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि आईसीडीएस वर्कर का कोई भी पढ़ाई नहीं है और उसको 6 महीने की ट्रेनिंग करके आप बोलते हैं कि टीचर करेंगे। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं, we want answer from the Prime Minister, we want answer from the Union Government. It is the proposal made by the Kasturi Rangan Committee to bring all these under the Right to Education Act. इसलिए कि ये प्राइवेट स्कूल्स की एक लॉबी है जो लॉबी शिक्षा को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ है। आप जानते हैं कि पिछले बार इस कानून के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ प्राइवेट सेक्टर की लॉबी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कानून को नल एंड वाइड घोषित करने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए अब प्राइवेट सेक्टर की लॉबी ने, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सरी एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सेकेंडरी एजुकेशन में more or less government schools बहुत कम है, and they all are governed by the private sector. So private sector they don't want to bring all these age groups under the law. और law जो है वो कुछ कानून बना दे, कुछ नॉर्म्स बना दे, स्टैंडर्ड बना दे,
जिसमें प्राइवेट सेक्टर को आना पड़े और वो रेगुलेट हो। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा दबाव था कि कस्तूरी रंगन के ड्राफ्ट से राइट टू एजुकेशन एक्ट को बाहर कर दिया जाए, और इन्होंने बाहर कर दिया। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पूरा पॉलिसी जो है, पिछले ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में कस्तूरी रंगन ने कॉन्क्रीट प्रस्ताव किया था, क्योंकि शिक्षा में आप चाहे जो भी पॉलिसी बनाइए, जो भी कानून लाइए, जो भी प्रोविजंस बनाइए, इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग पब्लिक रिसोर्सेज इन एजुकेशन, विल बी हैपन एट द ग्राउंड लेवल। आप जानते हैं कि 54 ईयर पहले, 54 साल के पहले कोठारी कमीशन ने 6% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करने की वकालत की थी, लेकिन हम कभी भी 3% और बिटवीन 3-4 वी ऑलवेज रिमेन। तो अभी जो शिक्षा पर है 3% हम पैसे खर्च करते हैं। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि अगर क्यूमुलेटिव गैप जोड़ दिया जाए तो 6% इज इनसफिशिएंट। we should spend 10% at least on education, then we can reach we can fill the gaps. तो इसलिए ये 6% के बारे में कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था 10 साल। हम उससे एग्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10 साल में इसको एक्सपेंडिचर को हम डबल करेंगे, 10% से 20%। उसको आपने निकाल दिया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 6% करेंगी, और ये बराबर से होता रहा है। पिछले बार जो चुनाव 2014 में हुए थे, मोदी साहब ने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया था कि 6% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन 14 से 20 तक हम पहुंच गए। शिक्षा पर जो बजट है वो लगातार घट रहा है, लगातार डिक्लाइन कर रहा है। और जो 2014 में यूपीए के जमाने में सेस लगाया गया था, एडिशनल फंडिंग की गई थी गैप को फुलफिल करने के लिए, यू विल बी सरप्राइज that 65% funds are coming on education from cess. Cess has become a source for education. It is not additional but a basic source. cess हो गया है। 65% दे रहे हैं क्योंकि हम शिक्षा में लगातार पैसे कम करते जा रहे हैं। Because all these things are showing that government wants to hand over this responsibility to the private sector. That's why here and there they are bringing private sector into that. आपको एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि केवल इन प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर शिक्षा को हिंदुस्तान में एक बड़ा बाजार समझते हैं। और अब एक तो ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गया है। ऑनलाइन में भी दिस इज $18 billion बिजनेस, रीच्ड $18 बिजनेस जो है, $1 billion बिजनेस हो गया हिंदुस्तान के अंदर अब ऑनलाइन एजुकेशन का। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग ऑनलाइन, जबकि हमारे पास 24% केवल ऑनलाइन एक्सेस है और बाकी बच्चों के पास कोई ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास डिवाइसेज नहीं है। लेकिन बट गवर्नमेंट इज पुशिंग ऑनलाइन under the pressure of technology companies, and we are agency will be changed, the knowledge agency will be changed। अगर knowledge agency जो है टीचर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कम्युनिटीज है, पीयर लर्निंग है, तो अब वो ट्रांसफर होकर के टेक्नोलॉजी कंपनी, मार्केट ड्रिवन फोर्सेज के हाथ में जाने वाली है, और दे विल जस्ट ब्रिंग ए cheap labor, create a cheap labor from the education. That is the conspiracy. That's why we are saying कि ये जो रिसोर्सेज का मामला है और ये जो कानून को नजरअंदाज करने का मामला है, that was due to the pressure of the market forces. तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें ये कह दिया कि 6%, अरे क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन देंगे। CLPRA में जब ये सरकार आई थी तो इसने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशनरी रेगुलेटरी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया था, आप सबको याद होगा, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को भी फैमिली इंटरप्राइजेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने की छूट दी गई। बहुत विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया, देश भर के लोगों ने विरोध किया, बट गवर्नमेंट ब्रॉट दैट अमेंडमेंट इन CLPRA, क्योंकि उन्होंने अलाउ कर दिया कि 14 साल से नीचे के बच्चे अब काम करेंगे। अब ये जो क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन है, ये उनको पुश करना है कि वो जाए मार्केट की तरफ। और क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप वोकेशनल में? वो सारे इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं जो कि एक कास्ट सिस्टम में
ऑक्यूपेशंस बटे हुए हैं, तो कास्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कर दिया, और दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट. सो दीज आर द वेरी डेंजरस थिंग दे ब्रॉट इनटू द पॉलिसी. तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, लैंग्वेज का सवाल जिसकी बहुत तारीफ हो रही है, मैं बिल्कुल सही बात आपसे कह रहा हूं. उर्दू भी नहीं लिया इस पॉलिसी ने, नाम भी नहीं लिया. बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस का नाम लिया है, लेकिन उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है. उर्दू किसी मजहब की जुबान नहीं है. उर्दू गंगा जमुनी तहजीब में पली बढ़ी जुबान है. प्रेमचंद्र की जुबान है, कृष्णचंद्र की जुबान है, आनंद राणा मुल्ला की जुबान है, रघुपति साहब फिराक की जुबान है. ये हिंदुस्तानी जुबान है, और उस जुबान का जिक्र तक नहीं किया. आप एक तरफ संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, नॉलेज, संस्कृत नॉलेज की बात करते हैं, एक तरफ इंसियंट जड़ों से जुड़ने. माने व्हाट यू हैव सेड इन द विजन that you will bring such an education policy which is rooted in the Indian ethos, and the Urdu is the part of the Indian ethos. Why you didn't mention the Urdu in the language? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे हमें मांग करनी. हिंदुस्तानी जुबान है उर्दू. आप और संस्कृत नॉलेज क्या है, we all know about that. तो ये इसको एक रंग देने की कोशिश की गई है, एक आइडियोलॉजिकल रंग देने की कोशिश. एंड बिल्कुल सही आपने कहा कि जब ये सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बात करते हैं, उसमें सारी कैटेगरीज को एक बास्केट में डाल दिया है. कहीं से भी अलग से, ये देश की पॉलिसी है. वी हैव ए डाइवर्स कंट्री, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक ग्रुप्स, वी हैव लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वी हैव रिलीजियस माइनॉरिटीज. हमारा खान पान, रहन सहन सब अलग है. एवरीथिंग शुड कम इनटू द एजुकेशन, थ्रू द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट मेयरली इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओनली. ये केवल रोजगार देने के लिए शिक्षा नहीं है. शिक्षा तो एक बहुत ही लार्जर उसका ऑब्जेक्टिव है, और उसका ऑब्जेक्टिव है लार्जर. ये शिक्षा एक पब्लिक गुड है, ह्यूमन राइट है. शिक्षा जो है वो, एजुकेशन जो है वो सबको एक साथ रखने का तरीका सिखाती है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है. And I want to bring reminded you all about the Delors Commission, which was constituted by the UNESCO, और जिन्होंने कहा था कि लोगों को लिव टुगेदर, लोगों को रहने के लिए एजुकेशन जो है एक साथ रखने का तरीका सिखाती है. तरह तरह के जो लोग हैं, उन लोगों को एक साथ एक देश में कैसे रहा जाए, उसकी तहजीब शिक्षा एजुकेशन सिखाती है. तो एजुकेशन इज हैविंग ए लार्जर. लेकिन इन्होंने क्या किया, आप देखिए इनके डॉक्यूमेंट में है, दे आर सेइंग दैट they will bring and they are allowing philanthropy and private, और ये सब करते हुए वो कहते हैं कि हम less restriction, less emphasis on input and more emphasis on output. What is this? Input का मतलब हो गया कि आप, सरकार टीचर देगी, सरकार जमीन देगी, सरकार बिल्डिंग बनाएगी, सरकार नेबरहुड में स्कूल बनाएगी. Now you are saying that we will concentrate on output. It means and less restrictive. इसका मतलब कि आप जो है ये कोशिश अपनी तरफ से करना चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर और कमर्शियलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं और उनको खुली छूट देना चाहते हैं विदाउट एनी रेगुलेशन. यू वांट टू अलाउ देम. और हायर एजुकेशन में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज कर दिए हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाने की बात की है, मैंने ये हायर एजुकेशन में डीरेगुलेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, दे हैव प्रपोज्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन. और यह एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि हमारी हायर एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटीज आजादी की लड़ाई में भी, और हर समय चूंकि वहां बच्चे फिलॉसफी पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए अगर कहीं हमारी जंगल जमीन पे हमले होते हैं तो वो खड़े होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस. किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो खड़े होते हैं. जब हमारी डेमोक्रेसी को कोई चैलेंज होता है तो वो स्टूडेंट खड़े होते हैं वहां. आप उनको सबको अब रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, और आप ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, और आप अपने फंड जनरेट कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी चलाइए. इसका मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जैसी यूनिवर्सिटी, जिसे बहुत सारे पिछड़े इलाकों के लोग, गरीब इलाकों के लोग
कम पैसे में, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी एक सपना लेकर के जेएनयू में पहुंच जाते हैं और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर वो उनको हॉस्टल मिल जाता है और वो रहते हैं। अब ये सब सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए शिक्षा बाजार के हाथ में जाएगी, कमोडिटी हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज, यू वांट टू stop the subsidies and paying the माने जो उनको आप देते हैं, पैसे देते हैं, वो सब बंद करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का रास्ता ढूंढिए। बहुत बातें हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की, ये स्कूल एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है आप बताइए? ये आप, और दैट इज गुड दैट यू हैव गिवन द चॉइस टू द स्टूडेंट्स कि वो कोई बैरियर नहीं होगा, वो आर्ट का साइंस में जा सकता है, बहुत सारा वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये जो एंट्री है और जो एग्जिट है, ये क्या है? एंट्री और एग्जिट इसलिए है कि जो गरीब लोग हैं वो ग्रेजुएशन 1 साल करें और उनको एग्जिट करने के लिए आप एक सर्टिफिकेशन दे देंगे और वो बाहर शिक्षा से बाहर चले जाए। इतनी शिक्षा महंगी हो जाएगी कि वो 3 साल तक पढ़ नहीं सकते, 4 साल तक फीस नहीं पे कर सकते, ठीक रह नहीं सकते। इसलिए उनके लिए आपने ये रास्ता बना दिया कि 1 साल में चले जाइए, 2 साल में आप जा सकते हैं, फिर 4 साल में आप जा सकते हैं, मतलब यू हैव योर ओन चॉइस। सो दिस इज द वे दे ब्रॉट इन। सो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के दबाव में बनाया गया। और प्राइवेट सेक्टर, व्हेन आई एम टॉकिंग प्राइवेट सेक्टर, देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। लो कास्ट स्कूल भी हैं जो कम्युनिटी चलाते हैं, वो तो अब बंद होने जा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, आप जानते हैं देश में जो लो इनकम पीपुल थे, जो शहर से गांव से शहर में नौकरी करने वाले थे, वो लोग वापस गए और अब उनके बहुत सारों की नौकरी खत्म हो गई। 12 करोड़ पीपुल इन इंडिया हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, और उनके बच्चे जो अब लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जो गरीब कम्युनिटीज वगैरह चलाती हैं, वो सब अब बंद होने जा रहे हैं एंड दे आर कमिंग टू द government school. But government school is not ready to welcome those children because we have no toilet, we have no drinking water, we have no teachers in the government schools. They pushed government school in a pathetic condition because इसलिए कर दिया क्योंकि अब इसमें जो है बड़े इंडस्ट्री, कारपोरेट, multinational company, you will be surprised, Bridge International Academy, Pearson, Educom, they are coming in education because education is a big business. they और आपको ये पता होना चाहिए कि 75% हायर एजुकेशन, 65% सेकेंडरी एजुकेशन एंड नाउ 50% इन elementary education, private sector space captured by the private sector. प्रो प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर ने कैप्चर कर लिया है स्पेस को। स्कूल एजुकेशन में 50% और हायर एजुकेशन में 75%। एंड नाउ दीज एजुकेशन पॉलिसी विल पुश अगेन कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और धीरे धीरे ये उनके हाथ में जाएगा। और जो अपने स्कूल है उनको भी ये हैंड ओवर कर रहा है अंडर द पीपीपी। आप जानते हैं कि 1 लाख स्कूल कोरोना महामारी के पहले बंद हो चुके थे और ये बंद सरकार ने किया था। देश में कोई भी सरकार स्कूल खोलती है और हमारी सरकार, नीति आयोग ने साथी प्रोग्राम चलाया बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के साथ और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिल करके, और आपको ताज्जुब होगा कि झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 40,000 स्कूल बंद कर दिए गए। ट्राइबल एरियाज में स्कूल बंद कर दिए, जहां हैबिटेशंस बहुत दूर दूर हैं, वहां पर इस नाम पर बंद कर दिए गए कि ये जो है वाइबल नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। और इस तरह से पूरे देश में 1 लाख स्कूल, राजस्थान में 17,000 स्कूल बंद कर दिए गए। और फिर कुछ और जो कहते हैं ये कि हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। व्हाट इज दिस रेशनलाइजेशन? यू आर क्लोजिंग डाउन द स्कूल्स, और वो स्कूल से आप, और इस शिक्षा नीति में भी कहा गया, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो जिक्र की गई है, आप इसमें जाइएगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स में कंसोलिडेशन की बात कही गई है, रियलाइजेशन की बात कही गई। दे आर सेइंग दैट देयर विल बी वन कॉम्प्लेक्स, रिसोर्स शेयरिंग होगा। रिसोर्स शेयरिंग होगा मतलब एक टीचर अगर मैथ्स का है तो वो 4 स्कूल में जा करके पढ़ाएगा। दैट इज द रिसोर्स शेयरिंग। एक लाइब्रेरी है तो उसमें डेज बढ़ जाएंगे और अलग अलग स्कूल के बच्चे उस लाइब्रेरी में आएंगे। इस माने इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का ये राइट टू एजुकेशन क्यों उन्होंने नहीं कहा? क्योंकि राइट टू एजुकेशन हर स्कूल के लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तय करता है
कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितना क्लासरूम होना चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए बच्चों के रेशियो में. दैट वाज मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज द लॉ ऑफ लैंड. सो दैट्स व्हाई दे आर इग्नोरिंग राइट टू एजुकेशन और दे आर ब्रिंगिंग different type of option like school complex. What is school complex? ये resources, ये cost effective, teacher appointment नहीं करना चाहते हैं, लाइब्रेरी नहीं बनाना चाहते हैं, प्लेग्राउंड नहीं देना चाहते हैं, स्कूल की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई दे ब्रॉट दिस स्कूल कॉम्प्लेक्स थिंग. तो ये बहुत ही खतरनाक शिक्षा नीति है, ये किसी के हक में नहीं है और हमारे कल्चरल इतिहास को, हमारे डाइवर्सिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और वैल्यूज की आपको मैं कहना चाहता हूं कि उसकी कोई इसमें जिक्र तक नहीं किया गया है, चर्चा तक नहीं की गई. तो मैं इसी के साथ आप सबसे कहना चाहता हूं कि इसको पढ़िए, बिटवीन द लाइंस पढ़िए. इसमें बहुत ही भ्रम और बहुत सारे नियोलिबरल थिंकर्स बहुत तरह की बातें करने की, जैसे लग रहा है कि जो शिक्षा नीति मौलिक अधिकारों की बात न करे, कानून की चर्चा न करे, वह शिक्षा नीति एक पेपर का टुकड़ा है हमारे लिए और कुछ भी नहीं है. बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे किसी और कार्यक्रम में जाना होगा, इसलिए माजरत चाहता हूं. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू.